नमस्कार दोस्तों, प्रधान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जाम हुआ था 6 नवंबर 2020 को, उसमें 30 प्रश्न आए थे कंप्यूटर सब्जेक्ट से, जिनको आज अपन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यह है, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे कम डेटा स्टोर किया जा सकता है वो है रजिस्टर मेमोरी। दोस्तों, जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सीपीयू का पार्ट होती है। सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी एक अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। इससे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है कैश मेमोरी में, इससे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है रैम में। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता है हार्ड डिस्क की। सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता होने के कारण हार्ड डिस्क को ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और इसको मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। सर्वाधिक डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करने के कारण इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस और मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, कैसी होती है ये ओएमआर। ये है ओएमआर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो बहुविकल्पीय परीक्षा होती है उसकी उत्तर पुस्तिका को जांचने का काम ये मशीन करती है। इसको ओएमआर मशीन कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसमें प्रश्न में है ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, ये लिखे हुए डेटा को स्कैन करने के काम आती है या इनपुट करने के काम आती है। इसके बाद आता है अपना ये ऑप्शन है एमआईसीआर। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये बैंक के जो चेक होते हैं उसके काम आती है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बैंक के चेक को रीड करने के काम आती है। जैसे बैंक के चेक में ये जो नंबर है इसको एमआईसीआर की मदद से रीड किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ये यहाँ पे आईएफएससी कोड होता है। ये है कार्ड रीडर है, ये अपना कार्ड रीडर। ऑप्शन नंबर डी है। मैंने इसके सभी ऑप्शनों को आपको समझा दिया है। लेकिन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई? जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखो, लाइनेक्स ये है ग्राफिकल जीयूआई बेस्ड है, ये एंड्रॉइड की जीयूआई बेस्ड है। एमएस डोस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? ऑप्शन नंबर सी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34वां क्वेश्चन है, जीयूआई। जीयूआई का पूर्ण रूप बताइए। तो जीयूआई का पूर्ण रूप से पहले अपन इसके देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है, जीयूआई का पूर्ण रूप बताएं। जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। यह है, विंडोज 10 लोड होने के बाद
मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कोई भी विंडो लोड होने के बाद सबसे पहली स्क्रीन मॉनिटर पर जो दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। अब आता है रिसाइकल बिन। देखो रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन है डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करता है रिसाइकल बिन। फिर आता है जैसे फोल्डर। फोल्डर होता है वो होता है फाइल फोल्डर। फोल्डर होता है फाइल को स्टोर करने के काम आता है फोल्डर। एक होता है जैसे सब फोल्डर। सब फोल्डर, सब फोल्डर होता है फोल्डर के अंदर बनाया गया फोल्डर सब फोल्डर कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है वो है टिंडर। टिंडर एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो टिंडर क्या है? टिंडर एक है डेटिंग ऐप है। ये टिंडर क्या है? एक डेटिंग ऐप है जो सोशल नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, उसी प्रकार ये टिंडर भी होता है। ये अमेरिका द्वारा बनाया हुआ एक सोशल ऐप है। टिंडर इसका नाम है। अब इसमें देखो इंटरनेट ब्राउजर कौन कौन से हैं? कौन सा नहीं है? टिंडर नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक इंटरनेट ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। चलिए इसके बारे में अपन देख लेते हैं चीजें। जैसे यह है तो इंटरनेट ब्राउजर अगर अपन देखें तो क्रोम भी क्या है? एक इंटरनेट ब्राउजर है। गूगल द्वारा बनाया गया है क्रोम, जो एक इंटरनेट का ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक इंटरनेट का ब्राउजर है। इसके बाद आता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी इंटरनेट का एक ब्राउजर है। और इसमें आता है एक ऑप्शन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है? इंटरनेट का एक ब्राउजर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए रिक्त स्थान कुंजी की उपयोग में की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है F11। इंटरनेट ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, फुल स्क्रीन पर देखने के लिए इंटरनेट ब्राउजर को जो शॉर्ट की होती है वो होती है F11। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है F11 से फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। यह है गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए, गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें न्यू इनकॉग्निटो विंडो का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे न्यू टैब क्या होती है, न्यू विंडो क्या होती है, बुकमार्क क्या होता है? तो ये ब्राउजर में ही होता है। गूगल क्रोम के जो ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर, उसी में होता है। ये देखो पिछले क्वेश्चन में था टिंडर, तो ये टिंडर के बारे में है चीजें। ये अमेरिका का है ये टिंडर ऐप, और ये एक डेटिंग साइट है। जैसे ये मैडम है, अमेरिकन मैडम, ये कह रही है लाइक करो मुझे, तो अपन तो इसको नहीं करते लाइक। चलो ये है टिंडर ऐप, इसका ये लोगो है टिंडर ऐप का, और ये अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलिए दोस्तों, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए, ये देखो गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए यह है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इसकी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अपन करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा? न्यू इनकॉग्निटो ब्राउजर।
ये काम क्या आता है, गुप्त रूप से ब्राउज करने के काम आता है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के काम आता है। फिर आती है न्यू टैब। तो गूगल क्रोम में न्यू टैब लेने के लिए, नई टैब लेने के लिए Ctrl+T शॉर्ट की है, और गूगल क्रोम में न्यू विंडो लेने के लिए Ctrl+N शॉर्ट की होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। 39 से पहले अपन देख लेते हैं बुकमार्क। बुकमार्क को भी अपन थोड़े इसको भी देख लेते हैं। बुकमार्क होता है विजिट अगेन, दोबारा विजिट करने के लिए, विजिट अगेन दोबारा विजिट करने के लिए बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। पुनः पधारे, इसके लिए ये क्या होता है, त्वरित पहुंच, क्विक विजिट, त्वरित पहुंच या क्विक विजिट के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो त्वरित पहुंच या क्विक विजिट के लिए तो बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था। अब ये है क्लियर केस। क्लियर केस है केस मेमोरी को क्लियर करने के लिए, यानी केस मेमोरी में जो कुकी आ जाती है, केस आ जाती है कुकी, उनको हटाने के लिए क्लियर केस का यूज करते हैं। इसमें आता है एक प्रॉक्सी सेटिंग। दोस्तों, जो ये प्रॉक्सी सेटिंग होती है वो होती है, जैसे कोई भी स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी ऑफिस है जिसमें किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, यानी वो वेबसाइट उस स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के कैंपस में नहीं चलेगी, ब्लॉक कर दिया, तो उसे प्रॉक्सी के माध्यम से खोल सकते हैं। प्रॉक्सी के माध्यम से इसको अपन खोल सकते हैं। ये प्रॉक्सी सेटिंग होती है। वो डिलीट हिस्ट्री होती है, ब्राउजर में अपन ने जो भी सर्च किया वो एक हिस्ट्री के रूप में बन जाता है, और उसको अपन डिलीट करना चाहे तो डिलीट हिस्ट्री पे जाके अपन इसको डिलीट करते हैं। चलिए इसकी अपन पिक्चर देख लेते हैं। इसमें है जैसे प्रॉक्सी सर्वर को अपन अच्छे से समझते हैं। हम वेबसाइट को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देख तो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होने वाला सिस्टम कोई और ही होता है, जिसे प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है। यानी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया तो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से अपन इसको देख सकते हैं। हम किसी वेबसाइट को सीधे अपने कंप्यूटर में एक्सेस न करके किसी प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर यूजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच एक माध्यम या प्रतिनिधि का काम करता है। जैसे ये क्लाइंट कंप्यूटर है, बीच में ये प्रॉक्सी सर्वर है जो प्रतिनिधि का काम कर रहा है, और ये है इंटरनेट। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। दोस्तों, जो SMPS की जो फॉर्म होती है वो होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये इसका करेक्ट आंसर है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS की फॉर्म होती है। SMPS का काम होता है, ये SMPS का पिक्चर है, इसको आप देख लो। SMPS ऐसा होता है जो सीपीयू में लगता है और पावर सप्लाई का काम करता है। किसका काम करता है? पावर सप्लाई का। ये पावर सप्लाई का ये काम करता है। यदि ये खराब हो जाता है तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41, बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? दोस्तों, इसका ये जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, गलत आंसर लग गया है। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 MB होता है तो के लिए देखो मैं बताता हूं आपको। 2 MB के लिए क्या होता है, चलो बताता हूं। इसे सबसे
छोटी यूनिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है 1 बिट। ये क्या होती है, मेमोरी की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। अब आता है 8 बिट। 8 बिट से बनता है अपने दो निब्बल, 8 बिट बोल दो या दो निब्बल बोल दो, या इसको एक शब्द की लंबाई बोल दो। एक शब्द की लंबाई, एक शब्द की लंबाई को बोलते हैं 8 बिट या दो निब्बल। 4 बिट से एक निब्बल बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 बिट से एक निब्बल बनता है। 8 बिट से दो निब्बल हो जाता है और एक शब्द की लंबाई होती है। इसी को अपन 8 बिट एक निब्बल और इसको अपन बोलते हैं एक बाइट। क्या बोलते हैं, एक बाइट। एक बाइट होता है कि लंबाई क्या होती है, एक बाइट की लंबाई होती है 8 बिट या दो निब्बल होती है। 1024 बाइट मिलके 1024 बाइट मिलके एक एमबी बनता है। 1024 बाइट मिलके एक एमबी बनता है। तो 2 एमबी के लिए 1024 बाइट गुणा 2 ही तो करेंगे अपन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2048 एमबी, 2048 बाइट, 2048 बाइट, 2048 बाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 गुणा 1024 बाइट। ये क्या होता है, 2 एमबी होता है, यानी इसको अपन 2048 बाइट भी बोल सकते हैं। 2048 बाइट भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये 1022 ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 42। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे एएलयू कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। जो सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू होता है वो दो प्रकार की गणनाएं करता है। एक तो करता है, ये दो प्रकार के पार्ट होते हैं इसके, जैसे एक तो होता है अर्थमेटिक एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसमें भी दो प्रकार के काम होते हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक लॉजिकल काम होते हैं। अर्थमेटिक को अपन हिंदी में अंकगणितीय कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस गुणा और भाग की संक्रियाएं होती है। और लॉजिकल में ग्रेटर देन, तार्किक, लॉजिकल बोले तो तार्किक, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सभी चीजें लॉजिकल में होती है। तो लॉजिकल ऑपरेशन इसमें होता है, एएलयू में ही होता है। अब जैसे ऑप्शन में है, जैसे रैम है, मदरबोर्ड है, और जो रजिस्टर मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी भी सीपीयू का एक पार्ट होता है। रजिस्टर मेमोरी होती है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सीपीयू का हिस्सा होती है, और रजिस्टर मेमोरी सीपीयू का हिस्सा होती है। सबसे छोटी होती है रजिस्टर मेमोरी, सबसे छोटी होती है, स्मॉल होती है। सबसे तेज होती है रजिस्टर मेमोरी, सभी मेमोरियों में तेज होती है इसकी स्पीड। और रजिस्टर मेमोरी होती है वो अस्थायी प्रकार की होती है, अस्थायी होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, अस्थायी। अस्थायी मेमोरी क्या होती है,
ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई खत्म होते ही पूर्ण रूप से खाली हो जाए उसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो चलो इसके अपन पिक्चर देख लेते हैं। जैसे ये है मदरबोर्ड की पिक्चर है। मदरबोर्ड जो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा होता है वो इस प्रकार से होता है। ये रैम की पिक्चर है, रैम की। ये रैम है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे अपने पास है ये सीपीयू है। सीपीयू का एक हिस्सा होता है रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू में दो प्रकार के काम होते हैं, जैसे एक तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू और दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल कहते हैं। कंप्यूटर का दिल किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग माइंड, माइंड ब्रेन और दिमाग सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का माइंड ब्रेन और दिमाग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू किससे बना होता है? तो सीपीयू सिलिकॉन से बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो सीपीयू होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीपीयू से रिलेटेड। और कंप्यूटर की दिल हो गया सीयू, कंप्यूटर का दिमाग हो गया सीपीयू, और कंप्यूटर की जो आंख होती है, कंप्यूटर की आंख होती है, कंप्यूटर की आंख को कहते हैं स्कैनर को। कंप्यूटर की आंख को क्या कहते हैं? स्कैनर। स्कैनर को कंप्यूटर की आंख कहते हैं। स्कैनर में जो बल्ब लगा होता है वो फ्लोरोसेंट बल्ब होता है। तो ये तो है अपना सीपीयू और ये है मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य में स्थित होती है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? इसका है ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है रजिस्टर मेमोरी। तो सबसे बड़े आकार की जो मेमोरी है वो है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को अपन सर्वाधिक भंडारण क्षमता होने के कारण हार्ड डिस्क को मास स्टोरेज डिवाइस या ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वो सर्वाधिक डेटा स्टोर कहाँ पे किया जा सकता है? तो सर्वाधिक डेटा स्टोर हार्ड डिस्क में किया जा सकता है। सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी होती है, सीपीयू का पार्ट होती है। जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है वो होती है सीपीयू तथा इंटरनल मेमोरी। सीपीयू तथा इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के मध्य स्थित होती है, उसको अपन कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी भी एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब हो गया कंप्यूटर में पावर सप्लाई खत्म होते ही पूर्ण रूप से खाली हो जाती है। कैश मेमोरी वर्तमान में प्रोसेस किया गया डेटा, वर्तमान में प्रोसेस किया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है। बार बार प्रयोग में लिया गया डेटा भी कैश मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो कैश मेमोरी होती है सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य स्थित होती है और सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। वर्तमान में प्रोसेस किया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है, इसलिए इसको तत्कालिक मेमोरी कहते हैं। बार बार प्रयोग में लिया गया डेटा भी कैश मेमोरी में ही स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कौन एक आउटपुट डिवाइस? ये देखो कैश मेमोरी को एक बार और देख लेते हैं अपन। जैसे ये है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू है, बीच में कैश मेमोरी होती है और ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी है, इसको इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कोर मेमोरी है, इसके अलग अलग नाम है। इसमें रैम और रोम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन जो मेमोरी चैप्टर है इसमें अपन अच्छे से इसको पढ़ेंगे कैश मेमोरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस है उनमें जैसे एक तो हो गया प्रोजेक्टर हो गया, एक स्पीकर हो गया, एक प्लॉटर हो गया जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का
प्रिंट निकालता है, रोटर, एक ये प्रोजेक्टर हो गया। अब बचे कुछ डिवाइस है जैसे ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। ये कैरेक्टर को, लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने का काम करती है ओसीआर। इसमें है, अगला है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कर्सर को चलाने का काम करती है। माउस है जो दो प्रकार का होता है। एक तो ऑप्टिकल माउस है, जिसको प्रकाशीय माउस भी कहते हैं, जिसमें लाइट जलती है और लाइट जलने के साथ ही ये कार्य करता है। तो दूसरा होता है मैकेनिकल माउस, जिसमें एक नीचे होल लगी होती है। तो मैं इसके आपको पिक्चर दिखा देता हूँ माउस की। जैसे ये है माउस आ गया अपना, ये तो है, देखो यहाँ पे होल लगी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रकृति का माउस। और ये है ऑप्टिकल माउस, प्रकाशीय माउस ऑप्टिकल। इसमें ये रेड कलर की लेजर किरणें आती है और इन लेजर किरणों के हिसाब से माउस कार्य करता है। यह है मैकेनिकल माउस है, इसमें एक बॉल लगी होती है यहाँ पे, और जैसे ही अपन इसको घुमाते हैं तो ये बॉल नीचे से घूमती है और उसके अनुसार माउस कार्य करता है, कर्सर को चलाता है। अब आता है एक, इसी में ऑप्शन है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन काम करने के लिए वेब कैमरा होता है। जैसे ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, ऑनलाइन बातचीत करने के लिए वेब कैमरे का प्रयोग किया जाता है। एक होता है वेब कैमरा, एक होता है डिजिटल कैमरा। वेब कैमरे के साथ ही हम देख लेते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा होता है वो ऑफलाइन काम करता है। इसकी पिक्चर देखते हैं अपन कैमरे की। जैसे ये है, ये तो हो गया जैसे वेब कैमरा जो ऑनलाइन चलता है। जैसे मैडम है जो किसी से बात कर रही है ऑनलाइन वेब कैमरे के थ्रू। तो वेब कैमरा तो क्या होता है? ऑनलाइन काम करता है। ऑनलाइन के लिए वेब कैमरा दोनों ही इनपुट डिवाइस है। और ये है एक डिजिटल कैमरा, ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कार्य करता है डिजिटल कैमरा। तो ये आपको समझ में आ गया वेब कैमरा, और इसके साथ मैंने आपको डिजिटल कैमरा भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 45 क्वेश्चन है। ये है रिक्त स्थान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। यानी माइक्रोफोन क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गई जो किसी भी व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आती है। अब इसमें यह है स्पीकर। ये स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो वॉइस का आउटपुट करते हैं। स्कैनर क्या है? स्कैनर कंप्यूटर की आंख है। अभी मैंने बताया था कंप्यूटर की आंख स्कैनर को कहते हैं, और स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड करने या सहेजने के लिए काम में आती है। अब आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या काम आता है? जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम खेलने के काम आता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक की इनकी मैं पिक्चर दिखा देता हूं आपको। चलिए दोस्तों, 45 ये रहा जॉयस्टिक। ये यहाँ से अपन, ये हैंडल है, इसको अपन पकड़ते हैं और कंप्यूटर गेम खेलने के काम आता है। ये कंप्यूटर गेम खेलने के काम आता है। जॉयस्टिक की मदद से कर्सर को बहुत तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट गति से चलाया जा सकता है। यह है जैसे ये माइक है, या इसको अपन माइक्रोफोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोफोन है जो वॉइस का इनपुट करता है। ये भी एक माइक्रोफोन है जो वॉइस का इनपुट कर रहा है। ये भी एक क्या है? माइक्रोफोन है जो वॉइस का इनपुट कर रहा है। ये है स्कैनर जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगाने से, और कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अलग अलग फॉर्मेट में ये इसमें इनपुट कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। स्कैनर क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस तो है स्कैनर, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस स्कैनर
नहीं है। तो ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल है, माउस को चलाने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम जगह में इसको चलाया जा सकता है। ट्रैक बॉल में एक साइड में बॉल लगी होती है जो मूवेबल बॉल है, किसी भी दिशा में कर्सर को घुमाया जा सकता है। ट्रैक बॉल की मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये है ट्रैक बॉल, जो इसमें ये यहाँ पे लगा हुआ है, इससे कर्सर को किसी भी दिशा में मूव किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ये ट्रैक बॉल है। ये डिजिटाइजिंग टैबलेट, जोयस्टिक हो गया, कंप्यूटर गेम खेलने के काम आता है जोयस्टिक। इसकी पिक्चर मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में। वो डिजिटाइजिंग टैबलेट ये इस प्रकार का होता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो पिक्चर बनाने के काम आता है, ग्राफिक्स के लिए काम आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 अब अपन क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। रिक्त स्थान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं प्लॉटर में होती है। प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं भी प्रिंट की जा सकती है। और प्लॉटर है वो उच्च गुणवत्ता के चित्रों को भी ये प्रिंट करने में सक्षम होता है। प्लॉटर का मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, प्लॉटर कैसा होता है। तो जैसे ये है प्लॉटर, जो कोई मैप का प्रिंट कर रहा है, और ये प्लॉटर है जो अच्छी गुणवत्ता के चित्रों को प्रिंट करने में सक्षम होता है। प्रिंटर से अच्छी गुणवत्ता के चित्र नहीं आते हैं, प्लॉटर से अच्छी गुणवत्ता के चित्र आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे कई बार अच्छी गुणवत्ता के चित्रों को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लॉटर की मदद से ये मैडम का चित्र प्रिंट कर दिया है, चाइनीज मैडम का चित्र प्लॉटर की मदद से प्रिंट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन। प्रिंटर के रिजोल्यूशन का मापन रिक्त स्थान में किया जाता है। तो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन का मापन होता है वो प्रति इंच डॉट्स में होता है। इसमें होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रति इंच डॉट्स में प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, वो देखो मॉनिटर तो हो ही नहीं सकता, मॉनिटर में तो यही आता है एलसीडी एलईडी, ये हो ही नहीं सकता। ये तो हार्ड कॉपी के लिए क्या है, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हार्ड कॉपी के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50, रिक्त स्थान एक इंपैक्ट प्रिंटर है। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसके मैं आपको चीजें अच्छे से बता देता हूं। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो भी एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इसकी शॉर्ट की अपन देखें तो डीडी न्यूज चैनल आता था, जो गवर्नमेंट का चैनल था डीडी। डी से आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और अगले डी से आ गया डेजी व्हील प्रिंटर। ये तो हो गए इंपैक्ट प्रिंटर। और बचे कुछ जैसे ऑप्शन में है, जैसे थर्मल प्रिंटर है, ये इंक जेट प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर है। ये क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलो इसको अपन पीडीएफ से देखते हैं चित्र से। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, जिसमें प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की शॉर्ट की है मैंने बताई थी आपको डीडी।
डीडी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, बचा कुचा नॉन इम्पैक्ट हो गया, तो डीडी एक डी से हो गया डेजी व्हील प्रिंटर, तो दूसरे डी से हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इस प्रकार का चित्र होता है, डॉट मैट्रिक्स में इस प्रकार से पिक्चर होती है। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया वो इस प्रकार से होता है, थर्मल प्रिंटर हो गया वो इस प्रकार से होता है, वो लेजर प्रिंटर हो गया वो इस प्रकार का होता है। जो मैं आपको आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा चैप्टर आउटपुट डिवाइस बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पे, और आउटपुट डिवाइस में अपन प्रिंटर को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, कौन सा प्रिंटर लाइन के हिसाब से प्रिंट करता है, इस प्रकार से काम करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलो अपन इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर अपनी छाप छोड़ देते हैं, अर्थात इन प्रिंटर में आवाज भी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, आवाज भी करते हैं, और इसमें जो अक्षर होते हैं वो ठोस होते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग जिसकी सभी प्रोसेस टाइपराइटर की तरह होती है, जिसमें मेटल आदि का हैमर अथवा प्रिंट हेड होता है जो रिबन या कागज से टकराते हुए प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आते हैं मैन तो होता है डीडी, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तो इसमें ऑप्शन में आते रहते हैं, बार बार आते हैं ये। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर जो अक्षर नहीं आया, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर भी होता है, अक्षर नहीं आया तो अब आएगा ये, तो इनको भी आपको साथ में याद करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील तो होता ही होता है। कई बार यहां से प्रश्न आता है, यह है इम्पैक्ट प्रिंटर का चित्र है और यह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का चित्र। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, आवाज नहीं करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज खूब करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज नहीं करते हैं। प्रिंट हेड और कागज का एक दूसरे से संपर्क सीधे तरीके से नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट में जितनी भी प्रिंटिंग की जाती है वो लेजर प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, इसकी क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। इसमें आते हैं जैसे लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, LTI कोड के नहीं बनी, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, वो साथ में है जैसे फोटो प्रिंटर है, पोर्टेबल प्रिंटर है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामों में आता रहता है, लेकिन जो अनहाइलाइटेड है इनमें से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको दोनों याद करना है। ये पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको प्रिंट भी कर पाओगे और इसको डाउनलोड करके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दोनों पीडीएफ में इसमें डाल दूंगा, प्रश्नों की और ये जो पिक्चर की पीडीएफ है ये भी मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है 51। पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो पिक्सेल जो डिस्प्ले स्क्रीन पे आता है वो होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में मापते हैं इसको अपन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52, यह है उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली स्थान प्रबंधन कार्य का भाग होता है। प्रोसेस निर्मित करने के लिए प्रोसेस प्रबंध इसका प्रोसेस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा कार्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। जैसे मेमोरी प्रबंध, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। मालवेयर से सुरक्षा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्यों में से है। लेकिन नेटवर्क प्रबंधन, नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, ये नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54।
निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है? तो मैक ओएस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बायोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बायोज की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको इरेज कर लेता हूं। ये बायोज क्या होता है? बायोज की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है, जैसे बायोज को मैंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन और किया है। बायोज अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। ये आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले, कौन सा कंप्यूटर? आईबीएम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को एक समूह होता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण, सेल्फ टेस्ट निर्देशित देना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज 95 है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सिंगल यूजर है यानी एक बार में एक ही कार्य किया जा सकता है, सिंगल कार्य ही एक बार में किया जा सकता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में है सिंगल यूजर है, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको अपन समझते हैं। तो सिंगल यूजर में आता है जैसे विंडो 95 डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस जो बहुत पुराना है, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। तो सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एकल उपयोगकर्ता को एक समय में केवल एक कार्य करने की अनुमति देता है, इसमें आता है जैसे एमएस डोस है और विंडोज 95 इसमें इसके एग्जांपल है। फिर आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे एक मशीन पर चलाते समय एक समय में एक से अधिक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है, यानी एक से अधिक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है जिसे आमतौर पर आरटीओएस के रूप में जाना जाता है। एक सॉफ्टवेयर घटक है जो कार्यों के बीच तेजी से स्विच करता है। क्या करता है? तेजी से स्विच करता है, कार्यों के बीच तेजी से स्विच करता है। यह धारणा देता है कि एक प्रोसेसिंग कोर पर एक ही समय में कई प्रोग्राम निष्पादित किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कई सीपीयू द्वारा सेवित नौकरियों को संभालते हैं। दे हैंडल जॉब व्हिच आर स्विच्ड बाय मल्टीपल सीपीयू, यानी बहुत सारे सीपीयू मल्टीपल सीपीयू के द्वारा। इसमें आता है प्रत्येक व्यक्तिगत नोड में वैश्विक समग्र ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर सबसेट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यह एक वित्तीय ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र नेटवर्क संचार और शारीरिक रूप से अलग कम्प्यूटेशनल नोड्स के संग्रहण पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में है एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अंडू करने के लिए एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y का यूज किया जाता है। Ctrl+Y से रीडू होता है और Ctrl+Z से अंडू होता है।
रिडू का मतलब होता है फिर से करें। रिडू का मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो फिर से करें, फिर से करें। ये आता है कंट्रोल प्लस एन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड में यदि अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट या नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस के लिए। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए यूज में आता है। कंट्रोल प्लस कैसे, कंट्रोल प्लस कैसे होता है हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस कैसे होता है हाइपर लिंक। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच से तो रिप्लेस होता है और कैसे होता है हाइपर लिंक। ये एमएस वर्ड की शॉर्ट की है। जब मैं एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो इसकी कंप्लीट शॉर्ट की है ए से लेके जेड तक। जैसे ए से ऑल सेलेक्ट, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से फॉर्म, ई से सेंट्रलाइजन, एच से फाइंड, जी से गो टू, एच से रिप्लेस, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई, के से हाइपरलिंक। ये जितनी भी शॉर्ट की है ये मैं आपको वहां पे पूरी पढ़ाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। बहुत जल्दी मैं वो वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है वो है एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो पाई चार्ट है जो 100% जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 58। 58 है सम कॉलम्स। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से विभिन्न भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से अलग अलग दिखाने के लिए, भिन्न दिखाने के लिए हम बैंडेड कॉलम का यूज करते हैं। बैंडेड कॉलम में सम कॉलम, सम बोले तो इवन और विषम बोले तो ओड। तो सम कॉलम की फॉर्मेटिंग विषम कॉलम से अलग होती है बैंडेड कॉलम में। और बैंडेड रो में होता है सम रो की फॉर्मेटिंग, सम रो, सम रो की फॉर्मेटिंग विषम रो, विषम रो से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो बैंडेड रोज का यूज होता है। चलो इसको अपन और अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड रोज है और बैंडेड कॉलम है। इसको अच्छे से देखते हैं। वो बैंडेड कॉलम, बैंडेड कॉलम क्या होता है? स्टाइल ऑफ इवन कॉलम विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ ओड कॉलम। यानी इवन कॉलम यानी सम कॉलम, सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, ओड को इंग्लिश में विषम बोलते हैं। जैसे ये इसमें मैंने पहले लिख रखा है बैंडेड कॉलम, सम कॉलम की शैली विषम कॉलम की शैली से अलग होगी। यानी जैसे मैंने ये देखो टेबल लेके अच्छे से आपको एग्जांपल दिया है। जैसे ये देखो, ये ऑरेंज से ये हाईलाइट है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। जो कॉलम है सम कॉलम और विषम कॉलम एक जैसे नहीं है। जैसे विदाउट हाईलाइट है, ये इसमें ये कलरफुल है, ठीक है। ये विषम है, शैली क्या है? विषम है। फॉर्मेटिंग इसकी क्या है? डिफरेंट है। अगला है बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या है? स्टाइल ऑफ इवन रो, सम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम स्टाइल ऑफ ओड रो। ओड रो यानी बंधी पंक्ति, सम पंक्ति की शैली, सम पंक्ति की शैली विषम पंक्ति की शैली से अलग हो, भिन्न हो, तो क्या कहते हैं? बैंडेड रो। जैसे ये टेबल के माध्यम से मैंने समझाया है। जैसे इसमें क्या है? फर्स्ट लाइन है वो सम है, इसमें हाईलाइट नहीं है, लेकिन सेकंड में है, सॉरी फर्स्ट विषम है, सेकंड सम है जो हाईलाइटेड है, थर्ड विषम है जो अलग है, फोर्थ फिर सम है। तो सम और विषम के हिसाब से इसमें चलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले इसको और अपन अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हेडर रो, हेडर रो मैंने देखो इसका स्क्रीनशॉट ही लगा दिया पीडीएफ के रूप में। हेडर रो, हेडर रो क्या होती है? जैसे
इसमें सारी चीजें हैं, हेडर रो है, फर्स्ट कॉलम है, टोटल रो है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड रो है और बैंडेड कॉलम है। हेडर रो क्या होती है? डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग और द फर्स्ट रो। क्या? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को क्या बोलते हैं? हेडर रो। हेडर रो किसको बोलते हैं? फर्स्ट रो को हेडर रो बोलते हैं। यानी फर्स्ट रो में जो स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है उसको हेडर रो बोलते हैं। अगला आता है टोटल रो। टोटल रो को बोलते हैं अपन लास्ट रो। जो टोटल रो होती है अपने टेबल में, टोटल रो होती है एमएस वर्ड में, उसमें क्या बोलते हैं? उसको अपन लास्ट रो भी बोलते हैं। यानी लास्ट रो की स्पेशल फॉर्मेटिंग। डिस्प्ले, डिस्प्ले में दिखा ना, देखना, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट रो ऑफ द टेबल। यानी टेबल की लास्ट रो को टोटल रो के नाम से देखते हैं। अगला है जैसे लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्या है? डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट कॉलम, अंतिम कॉलम। अगला है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम है जैसे डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है वो उसकी स्पेशल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, इसको उनको एक्टिव कर देते हैं। अगला है बैंडेड कॉलम। जो बैंडेड कॉलम होता है वो क्या है? बैंडेड कॉलम है डिस्प्ले बैंडेड कॉलम इन विच इवन कॉलम आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ओड कॉलम। यानी जो इसका सम कॉलम है वो अलग तरीके से फॉर्मेट किया हुआ होता है ओड कॉलम से। ओड कॉलम अलग तरीके का होता है और इवन कॉलम अलग तरीके से होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, उनकी शैली अलग अलग होती है। सम कॉलम की शैली विषम कॉलम की शैली से अलग होती है, जो इस टेबल में दिखाया आपको। अगला आता है, यहां तक हो गया था अपना, ये देखो अगला है बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होती है? डिस्प्ले बैंडेड रो इन विच इवन रो सम रो आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ओड रो। दिस बैंडिंग कैन मेक टेबल्स इजियर टू रीड। रीड करने को, टेबल्स को इजीली रीड करने के काम आती है बैंडेड कॉलम और बैंडेड रो दोनों ही। अगला क्वेश्चन आता है अपने क्वेश्चन नंबर 59। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर, यानी पैराग्राफ का फर्स्ट अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर बड़ा हो जाता है, तो उसका है ड्रॉप केस में। इसमें करते हैं अपन ड्रॉप केस में। ड्रॉप केस में पैराग्राफ का पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है। मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे ये ड्रॉप केस है, ड्रॉप केस में पैराग्राफ के पहले अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए, विशेष प्रभाव डालने के लिए ड्रॉप केस का यूज करते हैं। जैसे ड्रॉप केस में जैसे ये है ड्रॉप्ड, ये पैराग्राफ के अंदर ही ड्रॉप हो रहा है डब्ल्यू, और ये है इन मार्जिन, यानी मार्जिन में बाहर, पैराग्राफ के बाहर जो मार्जिन होता है उसमें ये ड्रॉप हो जाता है। जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें ये डब्ल्यू है, इसमें ड्रॉप हो गया ये पैराग्राफ के अंदर, और मार्जिन में ये मार्जिन में ड्रॉप हो गया। इसका ये एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने ये ओ को ड्रॉप्ड करके बता दिया। ये कोई पैराग्राफ ऐसे लिया था और उसको उसमें ओ को ड्रॉप करके बता दिया। ड्रॉप के इसमें यूज करके बताया है ऑन द इंसर्ट टेब। ये लाइन है ऑन द इंसर्ट टेब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन। एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो सेव एज। F12 से क्या खुलता है? सेव एज। दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो गया है, 54 मिनट का हो गया है, लेकिन हमने ये 30 क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, 6 नवंबर 2020 को ये परीक्षा हुई थी। 2019 में ये वैकेंसी थी। प्रथम पारी के जो 30 प्रश्न आए थे
150 में से 30% कंप्यूटर के आ गए अपने, तो लगभग काफी अच्छा इसका वेटेज था। तो सभी क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। हमें कंप्यूटर की अब की बार चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो, ग्राम सेवक की परीक्षा हो, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो पर्सन आते हैं उनके अपन YouTube चैनल पे भी तैयारी करेंगे। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो चलती है, ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये दोनों फाइलें हैं, जैसे एक तो ये पिक्चर वाली फाइल है और दूसरी जो फाइल है वो एक पर्सनल वाली, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप वहां से जाके ये दोनों फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। तो लगभग आपको सभी पर्सन समझ में आ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।